अगर हम लोग और देखें फेजर डायग्राम तो देखना चाहिए फिर एलसी सर्किट। एलसी को ट्यूनर सर्किट कहते हैं। ट्यूनर का मतलब है फ्रीक्वेंसी वेरिएबल। जैसे आप रिमोट से जो अप्लायंसेस चलाते हैं वो अप्लायंसेस फ्रीक्वेंसी मैचिंग के अंडर चलते हैं। अगर दो ऑपरेटर्स की फ्रीक्वेंसी मैच होगी कॉल्ड रिजोनेंस, तो उस केस में ही डेटा ट्रांसफर होगा, या उस केस में ही आप एक से दूसरे में चेंज दे पाएंगे। जैसे टीवी का एक रिमोट है, तो आप उस रिमोट से उसी टीवी में चेंज दे पाते हैं, अदर टीवी में नहीं। दिस इज बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज मैच्ड। तो फ्रीक्वेंसी मैच्ड, तो जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग होता है वो एलसी सर्किट के थ्रू होता है। ये एक इंडक्टर हो गया और एक कैपेसिटर हो गया। इसको उठाकर एक क्रॉस एसी में साथ ऐड कर दीजिए। ये कंपोनेंट वैल्यू एल, कंपोनेंट वैल्यू सी, ये हो गया एसी में, उठा के ऐड कर दीजिए। बस इसका जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो एक्सएल है। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज एक्ससी। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा विल बी द वीएल, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा विल बी द वीसी। जैसे ही एसी मेंस को ऐड किया गया होगा और एसी वोल्टेज में इसमें करंट फ्लो कराया होगा जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रहा होगा, दिस करंट इज आई। अभी एल में याद कीजिए क्या था, जैसे ही करंट आती है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट लैग, करंट लैग। इंडक्टर का जो फेजर डायग्राम है इज दिस, ये प्लस। अगर हम कैपेसिटर में आए तो कैपेसिटर में आपको पता था वोल्टेज स्टार्ट टू चार्ज द कैपेसिटर। अगर वोल्टेज कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है तो उस केस में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड। ये हो जाएगा वोल्टेज इन सी और ये हो जाएगा करंट। अब इन दोनों से एक रिजल्टेंट फेजर हमें चाहिए। अभी देखिए दोनों में करंट सेम है और इसमें करंट डाउन है और इसमें करंट हॉरिजॉन्टल है। दोनों में करंट सेम कर लीजिए। कैसे? इसको रोटेट कराइए, इसको रोटेट कराइए। तो रोटेट कराएंगे तो यहाँ करंट लैग था, जैसे रोटेट कराएंगे वोल्टेज लीड हो जाएगा। तो इसका वोल्टेज लीड अगर कंसीडर करते तो वोल्टेज लीडिंग का फेजर डायग्राम जो होता वो ऐसे हो जाता, आई एंड वी एल। अब ठीक है, अब इन दोनों में अगर हम देखें तो करंट कॉमन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए करंट कॉमन है, वोल्टेज अलग अलग है। तो अकॉर्डिंगली इंडक्टर का ये वाला फेजर चाहिए वोल्टेज लीडिंग, और कैपेसिटर का ये वाला चाहिए जिसमें करंट वोल्टेज लैगिंग है। इसमें वोल्टेज लीडिंग है, इसमें वोल्टेज लैगिंग है। अगर दोनों को स्टिक करें तो आपको एक कंबाइंड फेजर मिलेगा। करंट तो कॉमन हो जाएगी, करंट हो गई कॉमन, और अभी इंडक्टर में वोल्टेज लीडिंग है, तो इंडक्टर में वोल्टेज लीडिंग है तो दिस विल बी द वीएल। कैपेसिटर में देखेंगे तो वोल्टेज लैगिंग है, तो वोल्टेज लैगिंग है तो दिस विल बी द वीसी। नाउ देयर आर टू वोल्टेजेस वीएल एंड वीसी, और दिख रहा है अपोजिटली है, तो इनका डिफरेंस ले लेते तो आपको या तो वीएल माइनस वीसी लेना चाहिए या वीसी माइनस वीएल लेना चाहिए। जनरली नीट में या कुछ नहीं दिया है तो हम इंडक्टर की वोल्टेज ग्रेटर लेते हैं इन कंपैरिजन टू कैपेसिटर की वोल्टेज। इंडक्टर की वैल्यू बहुत हाई होती है, अकॉर्डिंगली कैपेसिटर के कंपेरेटिवली इंडक्टर में वोल्टेज का बहुत ज्यादा होता है। तो वोल्टेज इन इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज इन कैपेसिटर। तो फाइनल आपके पास जो फेजर आएगा इज दिस। इससे में से इतना माइनस करेंगे तो जो भी बचेगा विल बी द वीएल माइनस वीसी, एंड इस लाइन पर हो जाएगी नाउ करंट आई। दिस इज द इफेक्टिव फेजर ऑफ एलसी सर्किट। साफ साफ दिख रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज है, एंड दिस इज द नेट वोल्टेज, VL माइनस VC इज द नेट वोल्टेज
नेट वोल्टेज इज लीडिंग विद द करंट थ्रू 90 डिग्री। इसका मतलब है इस सर्किट में जो हमें इक्वेशंस लिखने चाहिए करंट एंड वोल्टेजेस के, वो इक्वेशन है V is equal to V naught sin omega t plus 90 degree and I as the I naught sin omega t means वोल्टेज 90 से लीडिंग शो कर दिया और करंट को ऐसे चाहिए तो करंट को 90 से लैग कर दीजिए तो वोल्टेज में आप बिना फेज के रह सकते हैं। मीन्स आप चाहे तो लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 एंड वोल्टेज एज द V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको एलसी में पता चल गया करंट और वोल्टेज इक्वेशन वैल्यू अगर कंपेयर करें तो फेज की वैल्यू आपको मिल रही है पाई बाई 2 90 डिग्री। तो आपको फेज की वैल्यू नहीं निकालनी है। जहां नेट वोल्टेज आपको जो मिली है दैट इज वी नेट एज द वी एल माइनस वी सी, इससे नेट वोल्टेज निकल जाएगी। नाउ वी नेट खुल जाएगा आई इंटू जेड से, वी एल आई एक्सएल से एंड वी सी ओपन हो जाएगा आई एक्स सी से। आई आई एंड आई कैंसिल, ओवरऑल इंपिडेंस ऑफर्ड जो होगा सर्किट का वो भी हमें मिल गया एज द जेड इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी। मीन्स नेट जो इंपिडेंस ऑफर्ड है या जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है दैट इज एक्सएल माइनस एक्ससी। यहाँ एक्सएल माइनस एक्ससी से आप निकाल सकेंगे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई सर्किट कितना है। अब यहाँ आप एक स्पेशल कंडीशन देख लीजिए, अगर एक्सएल और एक्ससी न्यूमेरिकली बराबर हो तो जेड जीरो हो जाएगा और जेड के जीरो होने का मतलब होता है करंट मैक्स हो जाएगी। यानी अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है तो इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस ऑफर जीरो हो जाता है। इस केस में हाईएस्ट करंट फ्लो होती है थ्रू द सर्किट। तो यहाँ इसको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। मीन्स यहाँ हमारे पास एक कंडीशन बढ़ रही है और वो कंडीशन है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ये कहता है कि हम सर्किट के रेजिस्टेंसेस को अरेंज करेंगे। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी अरेंज कर दीजिए तो इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू जीरो। सिंस करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू वी बाई जेड। तो अगर जेड को आप जीरो करने वाले हैं तो वी बाई जीरो गोज टू इंफिनिटी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यानी जैसे ही इनका और इनका रिएक्टेंस मैच करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस, इनके रेजिस्टेंसेस मैच करेंगे, वैसे ही ओवरऑल इंपेडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट मिनिमाइज होगा और ओवरऑल इंपेडेंस ऑफर्ड बाय सर्किट मिनिमाइज होते ही जहां पूरे सर्किट में करंट मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है, पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर होता है कॉस पाई में पाई की वैल्यू आप 90 पाई चुके हैं तो कॉस 90 जीरो। इसका मतलब है ये वाटलेस करंट है। यहाँ पे वाटलेस करंट एक ऐसी करंट है जो सर्किट में पावर लॉस जीरो शो करती है। मीन्स देयर इज करंट इन द सर्किट बट देयर इज नो पावर लॉस। क्योंकि पावर अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो एवरेज पावर जो फार्मूला था वाज द वी RMS इंटू आई RMS इंटू कॉस पाई। ये एवरेज पावर का फार्मूला होता था इन एसी सर्किट अंडर वन कंप्लीट साइकिल। एसी की एक पूरी साइकिल के लिए जो पावर लॉस आता था वो पावर लॉस था VRMS IRMS कॉस पाई। तो ये हो गया एलसी सर्किट। आ जाइए लास्ट सीरीज LCR, पैरेलल है नहीं सिलेबस में। तो हर बार हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल फेजर जनरेट करेंगे, उस इंडिविजुअल फेजर को स्टिक करेंगे तो कंबाइंड फेजर जनरेट होगा। उस कंबाइंड फेजर से करंट, वोल्टेज, फेज, नेट वोल्टेज, इंपीडेंस
पावर फैक्टर और एवरेज पावर कैलकुलेशन, इतना फार्मूला आप जनरेट करेंगे और इन्हीं फार्मूले में न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके आपको फाइनल आंसर मिलता है इन द नीट। बहुत छोटी प्रॉब्लम आती है इससे, तो आप अच्छे से फार्मूला अगर तैयार करें तो इससे न्यूमेरिकल को इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास अभी है सीरीज एलसीआर, सीरीज एलसीआर करना क्या है, करना ये है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस एंड एक कैपेसिटर, मीन्स रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, हमारे पास 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट को हमने सीरीज में ऐड किया। इसका रेजिस्टेंस ऑफर्ड आर, इसका रेजिस्टेंस ऑफर्ड एक्सएल, इसका रेजिस्टेंस ऑफर्ड एक्ससी, और हम इसको उठा के एसी मेंस से ऐड करने वाले। जैसे ही एसी मेंस से ऐड करेंगे वोल्टेज डेवलप हो जाएगा अलोंग दिस, और वोल्टेज डेवलप होते ही करंट फ्लो होने लगेगी, जो टाइम का फंक्शन है अकॉर्डिंगली करंट इसमें फ्लो होगी विथ वैरिंग नेचर। तो करंट आई एंड करंट आई ऐसे फ्लो होने लगी। अब आर का फेजर, आर में करंट और वोल्टेज में इनके अक्रॉस वोल्टमीटर अगर लगाते तो इस पर आपको मिलता वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसमें मिलता वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसमें मिलता वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और अगर यहाँ लगाते तो वोल्टेज आप एसी में मीन्स नेट वोल्टेज। यहाँ जो भी वोल्टेज मेजर की जा रही है ऑल दे आर द आरएमएस, ये सभी आरएमएस है, क्योंकि इनकी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर कर पाएंगे जो कि टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो जो ऑपरेटर्स होंगे वो इंस्टेंटेनियस नहीं शो करेंगे, ऑन इन एवरेज शो करेंगे। तो एवरेज में देखा था हम लोगों ने मीन वैल्यू तो 0 आती है फुल साइकिल की, तो आरएमएस वैल्यू मेजरमेंट होगा। अभी इस सीरीज एलसीआर में करंट वोल्टेज में कितना फेज होगा एंड विच वन इज लीडिंग और विच वन इज लैगिंग, इसके लिए हमें आर का फेजर, एल का फेजर और सी का फेजर अलग अलग सोचना होगा और इनको स्टिक करना होगा। दिख रहा है तीनों में करंट कॉमन है, तो हम जो फेजर बनाएंगे उसमें तीनों में करंट कॉमन रखेंगे, वोल्टेजेस अरेंज करेंगे। आर में आपको पता है देयर इज नो फेज बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, तो आर का अगर हम फेजर बनाए तो आर में ये हो जाएगा करंट, ये हो जाएगा वोल्टेज। एल में जैसी करंट आएगी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लैग, करंट लैग वोल्टेज लीड, वोल्टेज लीडिंग वाला अगर आप सर्किट बनाए तो ये हो जाएगा वोल्टेज लीड। आ जाइए कैपेसिटर में वोल्टेज लैग, तो वोल्टेज लैग के केस में ये हो जाएगा वोल्टेज इन सी, और ये हो जाएगा इधर वोल्टेज इन सी, ये हो जाएगा करंट। ना देखिए तीनों में हमने करंट को कॉमन कर रखा है, तो आप कंबाइंड फेजर बनाने जाएंगे तो एक सिंगल करंट एरो जनरेट करेंगे, और अब वोल्टेजेस चेक करेंगे तो रजिस्टर की वोल्टेज करंट के साथ फेज में है, करंट के साथ नो फेज में है मीन्स 0 फेज, तो वोल्टेज इन आर करंट के साथ हो गया। वोल्टेज इन एल 90 डिग्री लीडिंग है, तो ये हो गया वोल्टेज इन एल। और अगर आप कैपेसिटर में आए तो करंट के कंपैरेटिवली वोल्टेज लैग कर रही है, तो लैग कर रही है तो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अभी हमारे पास 3 वोल्टेजेस हैं वी आर, वी एल, वी सी। पहले VL और VC का रिजल्टेंट आएगा क्योंकि एक लाइन पर है, फिर VR के साथ रिजल्टेंट आएगा, मीन्स इनका नेक्स्ट फेजर जो होगा वो फेजर हो जाएगा VL और VC का नेट वोल्टेज हो जाएगा VL माइनस VC। हम कह रहे हैं कि VL ग्रेटर देन VC है, मीन्स ये वाली लाइन हो जाएगी VL माइनस VC, और इस लाइन पर हमारे पास करंट है एज द I और वोल्टेज है एज द वोल्टेज इन R। अब वोल्टेज इन R और VL माइनस VC का रिजल्टेंट अगर आप जनरेट करें तो ऐसे मिलेगा
पैरेललोग्राम सोच सकते हैं। VL माइनस VC का के पैरेलल आप यहाँ जनरेट कर लीजिए और VR के पैरेलल आप यहाँ जनरेट कर लीजिए। अकॉर्डिंगली आपको जो नेट वोल्टेज मिलने वाली है वो नेट वोल्टेज हो जाएगी दिस इज द नेट वोल्टेज। मीन्स जो करंट थी वो अलोंग दिस है और जो नेट वोल्टेज है वो अलोंग दिस है। दिस इज वी नेट। तो दिख रहा है आपको कि देयर इज अ फेज phi between the current and voltage, and voltage is leading the current through a phase phi। मीन्स आपको मिल गया यहाँ से कि आप वोल्टेज का इक्वेशन यहाँ क्या लिखेंगे। जो वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे वो वोल्टेज इक्वेशन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव, V नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये वोल्टेज हो गया अक्रॉस दिस, और जो करंट है दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। ये करंट इक्वेशन मिल गया। अब फेज की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप इसके ऊपर tan लगा दीजिए ओवर द फाइव। जैसे ही इसके ऊपर tan लगाएंगे tan पाई हो जाएगा दिस दैट इज VL माइनस VC अपॉन दिस दैट इज VR। यानी पहला पार्ट था राइटिंग ऑफ करंट वोल्टेज इक्वेशन, दूसरा पार्ट है कंप्यूटिंग द फेज वैल्यू। तो आप पाई के ऊपर tan लगा दीजिए तो ये हो जाएगा tan पाई। नाउ tan पाई विल बी द VL माइनस VC बाई VR। नाउ VL माइनस VC में VL IXL से ओपन होगा, IXC से ओपन होगा, IR से ओपन होगा। तो आपके पास फेज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला आएगा विल बी द XL माइनस XC बाई R। इससे फेज की वैल्यू निकल जाएगी। आ जाइए नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है, ठीक है। इस पर VR है, इस पर VL माइनस VC है, इस पर V नेट है। तो नेट वोल्टेज इज अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। दिस इज द VL माइनस VC, दिस इज द VR। मीन्स नेट वोल्टेज के लिए आपके पास जो इक्वेशन आ रहा है is the V net. Net is the under root VL minus VC whole square plus VR square। VL minus VC whole square plus VR square, ये आ रहा है नेट वोल्टेज। VL ओपन हो जाएगा, मीन्स अगर इस पर हम कहते हैं 10 वोल्ट है, इस पर हम कहते हैं 15 वोल्ट है, इस पर हम कहते हैं 50 वोल्ट है, तो बताइए जो ओवरऑल रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की वो कितनी होगी। तो हमें इन वोल्टेजेस की वैल्यू पुट करनी होंगी यहाँ पर। अगर हम पुट कर देंगे तो ओवरऑल वोल्टेज ऑफ एसी में निकल जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम VL को ओपन कर दें IXL से, इसको IXC से, इसको IR से और इसको I इंटू Z से, तो ये नेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस में। ये IZ से खुला I कैंसिल करिए, ये IXL से खुला I हटाइए, IXC और R। मीन्स नेट इम्पिडेंस ऑफर जनरली इसके मिलने का चांस है, आपको कंपोनेंट वैल्यू दे देगा। आप R XCL और XC कैलकुलेट करके रखेंगे और लाकर यहाँ पुट करेंगे तो जेड वैल्यू मिलेगा LCR का। ये हो जाएगा XCL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इससे पता चल जाएगा ओवरऑल इम्पिडेंस जो है, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है वो कितना है। यहाँ जो आपके पास ये डायग्राम है, यहाँ से एक ट्रायंगल जनरेट हो रहा है कॉल्ड इम्पिडेंस ट्रायंगल। इस पे नेट वोल्टेज है तो नेट इम्पिडेंस, इस पे VL माइनस VC है तो VL माइनस VC रेजिस्टेंस में हो जाएगा XCL माइनस XC। इस पर हो जाएगा VR वोल्टेज इन R से रेजिस्टेंस में जाइए तो R, ये हो जाएगा फेज फाई। देख लीजिए 10 पाई इज इक्वल टू XCL माइनस XC बाई R, XCL माइनस XC बाई R। दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस ट्रायंगल डायग्राम। इसी के ऊपर जब ये बन गया तो पाई के ऊपर कॉस लगा दीजिए
टू कंप्यूट द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर होता है cos फाई, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा नीट में पूछा हुआ है। cos फाई इज इक्वल टू cos ऑफ फाई, फाई हो जाएगा नाउ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर बाई जेड। तो हम आर और जेड की वैल्यू को रख करके यहाँ cos फाई को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का फार्मूला था P बार इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो वी आर एम एस आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो नेट वोल्टेज निकाले हैं इस वी आर एम एस, ठीक है। यहाँ जो आई नॉट है बाई रूट 2 करेंगे तो ये आई आर एम एस हो जाएगा। यहाँ भी जो वोल्टेज था वी नॉट, इसको वी नॉट बाई रूट 2 करेंगे तो ये वी आर एम एस हो जाएगा, ठीक है। या ये वी नेट जो निकाल रहे हैं ये भी वी आर एम एस है। तो वी आर एम एस नोन, आई आर एम एस नोन, कॉस फाई आप निकाल लिया यहाँ से आर बाई जेड। एक प्रॉब्लम आया था सीरीज एलसीआर का, इन्होंने कहा था कि लिख के जो है पावर लिख के दिखाइए, ये फार्मूला नहीं था। अगर ये नहीं था तो नेक्स्ट स्टेप में ये देखिए ये cos फाई हटा दिए थे, ये हो जाएगा वी आर एम एस, ऊपर लिख रहे हैं ये पावर फैक्टर का फार्मूला, ये पावर फैक्टर के टर्म में ना होकर के था तो ये वी आर एम एस हो जाएगा ना वी आर एम एस ये हो जाएगा आई आर एम एस कॉस फाई की जगह हो जाएगा आर बाई जेड और वी होता है आई इंटू आर, तो आई जेड। तो ये हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू जेड, तो आई आर एम एस इंटू जेड इंटू ये वाला आई आर एम एस आर बाई जेड, जेड जेड कैंसिल। देख रहे क्या हो रहा है, आई स्क्वायर आर, तो वही होता था वहां भी होता था सिंपल। अलग बात है कि आई का मतलब यहाँ आर एम एस से है, ये हो गया आई स्क्वायर और ये हो गया आर। तो इस तरीके से आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर ये हो जाएगा और एवरेज पावर ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी सीरीज एलसीआर में। यहाँ भी रिजोनेंस का क्राइटेरिया पूरा होता है। रिजोनेंस का क्राइटेरिया क्या है? अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सटी हो जाए तो इस केस में सर्किट का ऑफर्ड रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। आपने देखा था जेड की वैल्यू थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सटी होल स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सटी हो जाए, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सटी, तो ये 0 हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू आर, जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है वो ओह्मिक रेजिस्टेंस होता है। किसी भी सर्किट का मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड जो होगा एसी में वो उसके ओह्मिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं विच कैन फ्लो थ्रू द सर्किट, तो V बाई जेड था, तो V बाई जेड, जेड की जगह हो जाएगा R। ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा। वी आर एम एस वाला रखेंगे, आई आर एम एस वाला रखेंगे, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी। अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सटी को सॉल्व करें तो आपको एक और कंडीशन मिलती है, इस पर भी प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, कॉल्ड रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसके लिए सर्किट का ऑफर्ड रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, इसको हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी अगर हम एक्सएल इक्वल टू एक्सटी को फर्दर सॉल्व करें तो एक्सएल ओपन हो जाएगा ओमेगा एल से, एक्सटी ओपन हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी से, ओमेगा इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर लेके आइए 1 अपान एल सी। नाउ इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, इसको 2 पाई एफ से खोल दीजिए, फिर एफ विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी में, तो 2 पाई एफ से खोल रहा है तो एफ इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई रूट एल सी। नाउ दिस एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी में एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिवाइस। जब एसी में इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो सर्किट का ऑफर्ड रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है और सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। दिस फ्रीक्वेंसी 1 अपान 2 पाई रूट एल सी इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यानी हम
किसी भी एपरेटस की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो उसके पावर सोर्स से मैच करेगी। जैसे आपका मोबाइल है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उसकी, लेकिन जब कोई नंबर आपका डायल करता है तो उस समय आपके मोबाइल की फ्रीक्वेंसी उस डायल्ड मोबाइल की फ्रीक्वेंसी से मैच करा दी जाती है। अगर ऐसा होगा तो आपके मोबाइल में रेजिस्टेंस अपर्ड मिनिमम होगा उस कॉल के लिए या उस मोबाइल के लिए, अकॉर्डिंगली डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक टीवी है, उसको रिमोट से अगर आप ऑन ऑफ कर रहे हैं तो रिमोट और टीवी की फ्रीक्वेंसी मैच होगी। ये फ्रीक्वेंसी आप रिमोट हो जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी आप टीवी होगा। अगर ये मैच करेगा तो तभी डेटा कम्युनिकेट होगा। क्यों? क्योंकि जो जेड की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, अकॉर्डिंगली करंट मैक्सिमम फ्लो होगी। उस मैक्सिमम करंट के लिए टीवी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ एक ग्राफ भी आता है कॉल्ड रिजोनेंस ग्राफ, सीरीज एलसीआर था में एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है, ठीक है, इधर है फ्रीक्वेंसी जिसके लिए करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने वाली है, अदरवाइज करंट मिनिमम होगा। इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। इस पर जो करंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ये होता है डेथ। ये डायग्राम बता रहा है कि जैसे जैसे आप एपरेटस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आप देख रहे हैं सर्किट में करंट मैक्स हो जाएगी, और जैसे ही एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का क्राइटेरिया पहुंचेगा, यानी कि डिवाइस की फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो एसोसिएट करंट मैक्स होगी, पावर मैक्स होगा, आपको सर्किट से मैक्सिमम रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और आगे अगर बढ़ गए तो अब एफ नॉट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी फिर फ्रीक्वेंसी मिसमैच, करंट डिक्रीज करने लगेगी। यानी जिस एपरेटस को चलाने वाले हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। अगर कम है या ज्यादा है तो दोनों ही केस में जो करंट डिवाइस में जाएगी वो मिनिमम होगी, अकॉर्डिंगली जो पावर होगा वो डिक्रीज करने लगेगा और सर्किट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। यहाँ एक मेजरमेंट होता है, यानी हम फ्रीक्वेंसी वैरी करा है तो सर्किट में करंट इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। तो और अगर हम फ्रीक्वेंसी मिसमैच करा दें एफ नॉट इक्वल टू एफ नॉट, तो करंट कभी अपनी हाईएस्ट वैल्यू एक्वायर नहीं कर पाएगी और सर्किट प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ऑफ हो जाएगी। रिमोट फंक्शन कहते हैं। यहाँ एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, उस पैरामीटर को कहते हैं क्यू फैक्टर। उसका भी फार्मूला लिखने को आता है, 2015-16 में लगातार पूछा गया था। क्यू फैक्टर क्वालिटी फैक्टर। आपको पता है कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तब जाके करंट की मैक्सिमम वैल्यू सर्किट में फ्लो करेगी, और इस केस में पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट मैच होगा और सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगी। द मैक्सिमम पावर इज पी नॉट। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को फ्लक्चुएट कराएं, हम एफ लेस देन एफ नॉट कर सकते हैं या हम एफ ग्रेटर देन एफ नॉट कर सकते हैं। ये डिवाइस फ्रीक्वेंसी है और जिस सोर्स से करंट लेनी है उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कम है फ्रीक्वेंसी या ज्यादा है, आपको पता है दोनों ही केस में करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। डिक्रीज करते ही सर्किट को प्रॉपर पावर नहीं मिलेगी और अकॉर्डिंगली वो ऑपरेट नहीं होगी। उस डायग्राम को जरा दोबारा बनाते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि दो फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम फ्रीक्वेंसी घटाते या बढ़ाते तो हमें जो रेजोनेंस ग्राफ मिलता वो ऐसे मिलता। इसमें ये इधर करंट ग्राफ होता है, इधर ये फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है। ये हाईएस्ट करंट का जो केस है दिस इज आई नॉट, पावर एसोसिएट इज पी नॉट, वोल्टेज जो है इज द वीआरएमएस वी नॉट, ठीक है। दिस इज एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। नीचे आएंगे तो आपको एक फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलेगी, दिस ये F1 है, जिसके लिए करंट की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी है और पावर जो मिल रहा है सर्किट को वो हाफ पावर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां तक आते आते पावर हाफ हो जाता है। जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड है वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड R√2 हो जाता है, एंड जो करंट है वो IRMS बाई √2 हो जाती है।
ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां तक आते आते हाफ पावर हो जाएगा, और अब अगर फ्रीक्वेंसी आपने और कम की तो बिलो हाफ पावर सर्किट काम करना बंद कर देगी। इसको बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर कट ऑफ का मतलब है कि जिस एपरेटस से आपने सोर्स को जोड़ रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 से नीचे नहीं कर सकते आप। F1 से नीचे कर देंगे फ्रीक्वेंसी तो सर्किट को डिलीवर होने वाला पावर जो है वो हाफ ऑफ द वैल्यू तक पहुंच जाएगा। इससे ऊपर रखेंगे तो करंट बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगा। इससे नीचे आएंगे तो करंट घट जाएगी, पावर घट जाएगी। F1 इज कॉल्ड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से बिलो आप जो है सर्किट को ऑपरेट नहीं करा सकते। इसी तरीके से अगर आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एक फ्रीक्वेंसी आपको ऐसी मिलेगी F2, जिसके लिए आप देख लीजिए फिर वही क्राइटेरिया हो जाएगा। मीन्स आपको इस अपर फ्रीक्वेंसी F2 के लिए जो पावर मिलेगी वो हाफ पावर पहुंच जाएगी। अभी सर्किट काम कर रही है, लेकिन जैसे ही इससे बाहर जाएंगे जो करंट है वो इतनी कम हो जाएगी कि हाफ पावर से भी कम पावर सर्किट को मिलेगी और सर्किट काम करना बंद कर देगी। इसको बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे पावर रीडिंग होता है P0/2, रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है R√2, करंट इन द सर्किट होता है I/RMS/√2। ठीक है, I0/√2 नहीं देखेगा, I/RMS/√2 है ये। ठीक है, अभी इसमें 2 पाई मल्टीप्लाई करके रखा है तो ये हो जाएगा ω1 लोअर कट ऑफ। इस पे 2 पाई मल्टीप्लाई करना है तो ये अपर कट ऑफ। नाउ ω2 माइनस ω1 इज कॉल्ड बैंड विड्थ। बैंड विड्थ एक्चुअली में रेंज है जिसके लिए मतलब जिसमें फ्लक्चुएशन, फ्रीक्वेंसी के फ्लक्चुएशन अलाउड हैं। अगर ω1 से लेस हो गई है फ्रीक्वेंसी तो भी सर्किट काम करना बंद कर देगी, ω2 से अपर हो गई है तो भी काम करना बंद कर देगी। यानी कि हमारे पास एक रेंज है जिसके लिए सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगी। फ्रीक्वेंसी की रेंज है जब तक कि सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगी। तो बैंड विड्थ का फार्मूला होता है बैंड विड्थ, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू विच a circuit can work properly is called the bandwidth। ये हो जाएगा ω2 माइनस ω1। ठीक है, अब जो Q फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर, वो हम कहते हैं एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि हाउ मच इट इज सेंसिटिव विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। अगर थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी वेरी हुई तो सर्किट का रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरह की सर्किट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा, इतना तेज करंट और पावर वेरी करेगा कि सर्किट काम करना बंद कर देगी। और कुछ सर्किट ऐसी हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं। जब हम डिफरेंट सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं, यानी हम उनमें लगे सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ सर्किट में बहुत तेज करंट और पावर का फ्लक्चुएशन स्टार्ट है, जबकि कुछ में नहीं है। अगर ग्राफ ऐसे है तो दिस इज कॉल्ड फ्लैट। मीन्स ये जो भी सर्किट है वो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन पर डिपेंडेंट नहीं है, इधर करंट है इधर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसका Q वैल्यू काफी लो होगा। Q वैल्यू लो होने का मतलब है कि वाट एवर बी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी देयर इज नो चेंज इन करंट एंड पावर। और कुछ का जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है टावर टाइप। मीन्स ये जो भी सर्किट है आप देख रहे हैं कि इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट इज मैक्सिमम, और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हुआ या थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा, देख रहे हैं बहुत तेज जो करंट वैल्यू है वो डिक्रीज डाउन हो रही है टू जीरो, डिक्रीज डाउन टू जीरो। तो ये शार्प हो गया टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और ये ब्लंट हो गया टू फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। जैसे आप कंप्यूटर की बात की, अगर थोड़ा भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो तुरंत कंप्यूटर शट डाउन होने लगता है। मीन्स फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत तेज रिस्पॉन्स देता है आपका कंप्यूटर, जबकि जो बल्ब है उस बल्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हीटर पर फर्क नहीं पड़ेगा। CFL भी ऑफ हो जाती है तो CFL पर लगे AC मेंस की अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आप ये वाला ग्राफ पाएंगे। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेरिएशन है करंट और पावर का उसको क्वालिटी फैक्टर कहते हैं।
क्वालिटी फैक्टर क्या का के लिए फार्मूला होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी? एफ नॉट में अगर 2 पाई मल्टीप्लाई करें तो दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट। तो यहाँ रेशियो ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट टू बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। इसको आप अगर सॉल्व करें तो आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्यू वैल्यू एक नंबर है जो बताती है कि कोई भी सर्किट फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के लिए कितनी सेंसिटिव है। 25, 35, 75 कुछ ऐसे आएगा। जितना हाई वैल्यू होगा मच सेंसिटिव, जितना लो वैल्यू होगा लेस सेंसिटिव। इसमें जो ओमेगा नॉट है, ठीक है, वो आप निकाल चुके हैं। आपने जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाली थी 1/√LC, आपने पीछे देखा था ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो वो ओमेगा नॉट एक्चुअली में, यानी कि ओमेगा नॉट का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/√LC, याद करना पड़ेगा। एंड जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का फार्मूला होता है विल बी द L/R, 2 पाई बाई L/R टाइम कांस्टेंट R/L होता है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंडविड्थ जो होता है उसका फार्मूला होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एज द R/L, ये होता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू और इंडक्टर वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो एक साल तो ये फार्मूला चार्ट लिख दिया था, एक बताना था, ये सही था। ओमेगा नॉट की वैल्यू रख दीजिए, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू रख दीजिए, तो एक दूसरा फार्मूला जनरेट हो जाएगा। रख के देख लीजिए, अगर रख गए तो फार्मूला आपको मिलेगा, दूसरा फार्मूला मिलेगा एज द Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 रखेंगे तो 1/R√L/C, चेक कर लीजिएगा, 1/R√L/C, ये दूसरा फार्मूला होता है। ठीक है, हमने ओमेगा नॉट की वैल्यू रख दी है और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू रख दी। नाउ ट्रांसफार्मर हम लोग ये देखते हैं कि इसको भी खत्म कर लेते हैं तो एसी आज खत्म हो जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या है? एक्चुअली में जो हम आर्मेचर कॉइल को रोटेट करा के एसी जनरेट कर रहे हैं उस एसी के वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। यानी वोल्टेज ऑफ एसी मेंस कैन बी कंट्रोल्ड, वोल्टेज ऑफ एसी मेंस को आप कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरह का है। अगर आप एसी वोल्टेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो दिस इज स्टेप अप, और अगर आप एसी वोल्टेज को डिक्रीज करना चाहते हैं तो दिस इज द स्टेप डाउन। तो ठीक है, और ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी मेंस के वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। हम लोग ये देखेंगे कि अगर डीसी के लिए हम ट्रांसफार्मर को यूज करने जाए तो डीसी के लिए हम ट्रांसफार्मर नहीं यूज कर पाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग में हम लोग देख पाएंगे। तो स्टेप अप स्टेप डाउन, अगर कंस्ट्रक्शन में जाए तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास लैमिनेटेड आयरन कोर है। देखिए, ये हमने एक फॉयल लिया, रेक्टेंगुलर हमने आयरन की पत्ती ली और ऐसी बहुत सारी पत्तियों को वन अबव दी अदर रख करके एक स्ट्रक्चर जनरेट किया। ये देखिए, ठीक है, इसमें बहुत सारी फॉइल्स है लाइक दिस। ठीक है, ये आयरन का हमने एक लैमिनेटेड कोर लिया हुआ है, रेक्टेंगुलर कोर। इसके ऊपर हमने यहाँ कॉपर वायर का टर्न लगा दिया और फिर हमने यहाँ कॉपर वायर का टर्न लगा दिया। नाउ दिस इज ट्रांसफार्मर। इसमें एक को प्राइमरी कहते हैं, एक को सेकेंडरी कहते हैं। जिस पर हम एसी मेंस को ऐड करेंगे दैट इज द प्राइमरी, जिधर आउटपुट लेंगे दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कहलाती है, एक सेकेंडरी कहलाती है। जिस पर आप एसी मेंस ऐड करते हैं दैट इज द प्राइमरी, जिधर आप आउटपुट लेते हैं दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी। अब स्टेप अप स्टेप डाउन के कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है? प्राइमरी में अगर आप टर्न लिया आपने, ठीक है, अच्छा सिंबॉलिक देखें तो सिंबॉलिक में ये प्राइमरी हो गया, ठीक है, फिर ये लैमिनेटेड आयरन कोर का सिंबल हो गया और फिर आउटपुट के लिए आपके पास एक दूसरी कॉइल है। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। एक तरफ प्राइमरी, एक तरफ
सेकेंडरी, इस पर आप इनपुट एसी दे देंगे और इधर आप आउटपुट एसी मिलेगी आपको। अभी अगर आप कंस्ट्रक्शन में आए तो अगर सेकेंडरी में टर्न आप ज्यादा रखते हैं कंपैरेटिवली प्राइमरी और इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, तो दिस इज स्टेप अप। अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में बढ़ा दें तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी, अगर नंबर ऑफ टर्न घटा दें तो आउटपुट वोल्टेज घट जाएगी। यानी स्टेप अप स्टेप डाउन में अंतर ये है कि स्टेप अप में अगर आप जाएंगे तो स्टेप अप में आप वोल्टेज बढ़ाना, आपको टर्न बढ़ा दीजिए, प्राइमरी हो गया, और कंपेरेटिवली जब सेकेंडरी में जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न आप बढ़ा दीजिएगा। हम लोग अभी मैथमेटिकल देखेंगे सेकेंडरी में टर्न एनएफ ग्रेटर देन प्राइमरी में टर्न, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी ज्यादा हो जाएगा वोल्टेज इन प्राइमरी। रिवर्स कर लीजिए, मीन्स आपको अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए तो यहाँ आपने ये एसी मेंस के लिए प्राइमरी लिया, और जब सेकेंडरी की बात करेंगे तो टर्न डिक्रीज कर दीजिएगा। जब आप टर्न डिक्रीज करेंगे, ठीक है, ओवर द लैमिनेटेड आयरन कोर, तो इस केस में आप देखेंगे आउटपुट वोल्टेज भी डिक्रीज कर गई। यानी ट्रांसफार्मर बनाना हमारे लिए आसान है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर रखते हैं तो आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ अगर नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी हम कम रखते हैं तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगी। तो by controlling the number of turn in secondary, one can control the output voltage. तो आपने देखा व्हाट इज ट्रांसफार्मर, आपने देखा हाउ इट इज मेड, आपने देखा सिंबल, आपने देखा स्टेप अप, आपने देखा स्टेप डाउन। अगर ये वर्किंग प्रिंसिपल जो है इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या था म्यूचुअल इंडक्टेंस? प्राइमरी में अल्टरनेटिंग करंट फ्लक्चुएट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगी, लैमिनेटेड आयरन कोर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगी, उसी के ऊपर सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी से फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्लक्स वेरिएशन से करंट इंड्यूस हो जाएगी, करंट से वोल्टेज, जो इस बात पर डिपेंड करेगी कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है या सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम है। आप ऐसे कर सकते हैं, प्राइमरी की जो वोल्टेज है डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी में टर्न, जो सेकेंडरी की वोल्टेज है डिपेंडिंग ऑन सेकेंडरी में टर्न, तो आपको यहाँ से रेशियो ले लीजिए, आपको मिल जाएगा वोल्टेज इन सेकेंडरी। आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ वी एस एन डेल फाई बाई डेल पी, यहाँ आपका प्राइमरी है तो एनपी लग जाएगा। प्राइमरी में एसी मेंस ऐड करेंगे तो प्राइमरी में एक तो वोल्टेज डेवलप हो जाएगी, प्राइमरी वोल्टेज आप फैराडे फर्स्ट लॉ से लिख सकते हैं। लिखना चाहे तो प्राइमरी में जो इक्वेशन लिखेंगे वो हो जाएगा, प्राइमरी में जो ईएमएफ आएगा ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग करंट, वो हो जाएगा EP इक्वल टू माइनस NP डेल पाई बाई डेल P, और यही EP वोल्टेज इन प्राइमरी बनेगा। और जैसे ही प्राइमरी में करंट फ्लक्चुएट कर रही है, सेकेंडरी में फ्लक्स वेरिएशन की वजह से सेकेंडरी में वोल्टेज आ जा रहा है, तो सेकेंडरी की वोल्टेज हो जाएगी माइनस NS डेल फाई बाई डेल P, वेयर डेल फाई बाई डेल P इज द फ्लक्स वेरिएशन। प्राइमरी का जो करंट वेरिएशन है वो मैग्नेटिक फील्ड वैरी कराएगा, अकॉर्डिंगली एसोसिएट फ्लक्स वैरी करने लगेगा। फ्लक्स वेरिएशन से ये सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और सेकेंडरी में ईएमएफ की वैल्यू आपने लिखी। आप रेशियो ले लीजिए, अगर आप रेशियो ले लेंगे तो ई सेकेंडरी अपॉन दिस ई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी, फ्लक्स वेरिएशन, प्राइमरी का फ्लक्स वेरिएशन ही सेकेंडरी में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द लैमिनेटेड आयरन कोर। अच्छा, लैमिनेटेड आयरन कोर क्यों लिया आपने? एडी करंट को रोकने के लिए। जब यहाँ इस आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगी तो एडी करंट जनरेट होंगी जो इसको हीट करेंगी, उनसे बचने के लिए आपने इसको लैमिनेटेड आयरन कोर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ES बाई EP हो जाएगा NS बाई NP दिस, और सेकेंडरी में जो ईएमएफ है वो सेकेंडरी का वोल्टेज है, प्राइमरी में जो ईएमएफ है वो प्राइमरी का वोल्टेज है। अकॉर्डिंगली आपको एक ट्रांसफार्मर इक्वेशन मिल रहा है। ट्रांसफार्मर पावर नहीं चेंज कर सकते, यानी कि जितना इनपुट पावर था उतना ही आउटपुट पावर होगा। यानी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम मानते हैं P in इज इक्वल टू P आउट, मीन्स इनपुट जो है, जो प्राइमरी है, उसमें पावर आउटपुट पावर के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो इनपुट प्राइमरी है तो वोल्टेज इंटू करंट, प्राइमरी तो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट सेकेंडरी। यहाँ से आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी
इज इक्वल टू प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। करंट रिवर्स हो गए, देखिए सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज और ये प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट हो गई। इसको भी उठा के वहां रख दीजिए, आपको ट्रांसफार्मर का एक इक्वेशन मिल जा रहा है, इसी से सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। ई सेकेंडरी on E primary is equal to N secondary on N primary is equal to V secondary on V primary is equal to I primary upon I secondary is equal to say a constant R. This is called transformation ratio. अगर R less than 1 है, R less than 1 है तो इसका मतलब सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी है, यानी स्टेप डाउन हो जाएगा, स्टेप डाउन। और अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, R ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब है NS ग्रेटर देन NP है, ये हो जाएगा स्टेप अप। तो ट्रांसफार्मर के सारे न्यूमेरिकल इससे लग जाएंगे। अच्छा, ट्रांसफार्मर में जब हम कैलकुलेशन में जाते हैं तो देखते हैं कि इनपुट पावर ज्यादा आता है, आउटपुट पावर कम आता है, यानी जो ट्रांसफर हुआ वो पावर थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो बहुत से काज हो सकते हैं, हीटिंग की वजह से है, ठीक है, प्राइमरी के रेजिस्टेंस की वजह से है, एडी करंट की वजह से है, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ठीक है, एडी करंट लॉस, हार्मिंग लॉसेस, बहुत से लॉसेस हैं जिसकी वजह से जो है जहाँ पावर लॉस होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इससे पार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट को अच्छे से देखा। अब ये पार्ट खत्म।